હાય, હું છું આકાશ ઝાલા. તમે મને જી, હેલારો, અફરાતફરી, ગુજ્જુભાઈ ધ ગ્રેટ જેવી ઘણી બધી ફિલ્મોમાં અભિનય કરતા જોયો હશે અને તમને બહુ જ ખૂબ હસાયા છે, ક્યાંક રડાયા છે અને ક્યાંક બીવડાયા છે. તો આજે હું તમારી જોડે વાત કરવા આવ્યો છું આરાધ્ય ક્લાસીસની. આરાધ્ય ક્લાસીસ એક એવું પ્લેટફોર્મ છે જ્યાં એક જ પ્લેટફોર્મની નીચે બોર્ડ, ગુજકેટ, JEE અને નીટ નામની એક્ઝામની તૈયારીઓ બહુ સુંદર રીતે કરાવવામાં આવે છે. અને આ ક્લાસીસ સાથે મારા બહુ જ અંગત મિત્ર અલ્કેશ બારોટ જોડાયેલા છે. તો એમને ખૂબ જ શુભકામનાઓ અને હું તમને બધાને બહુ જ વિનંતી કરું છું કે પ્લીઝ જોઈન आराध्य क्लासेस. हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? होप यू ऑल आर फाइन. वेलकम यू ऑल अगेन ऑन बिहाफ ऑफ आराध्या क्लासेस. माई सेल्फ समीर सर. हम लोग इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर अटेंड करने वाले हैं. इसके अंदर हम लोग 2 क्वेश्चंस कवर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 33 एंड 34. 32 तक हमने लास्ट लेक्चर के अंदर कवर कर लिया था, बराबर. आइए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 33. क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? तो इट इज कोलोइड्स अराउंड अस. यहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन अबाउट कोलोइड देना है या एग्जाम्पल्स ऑफ कोलोइड देना है. एग्जाम्पल्स ऑफ कोलोइड्स. तो हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर कोलोइड्स हमको कहाँ पर देखने को मिलता है वो हमको यहाँ पर समझाना है. तो पहला जो चीज़ है वो है ब्लू कलर ऑफ द स्काई. ब्लू कलर ऑफ द स्काई. हमको ब्लू कलर ऑफ द स्काई के बारे में बताना है. तो देखो, डस्ट पार्टिकल्स जो हैं वो वाटर के साथ, ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स और वाटर जो है वो स्कैटर करते हैं ब्लू लाइट को. वो स्कैटर करते हैं ब्लू लाइट को, ठीक है. इसीलिए जो स्काई का कलर है वो हमको ब्लू दिखता है. तो यहाँ पर भी जो फिनोमिनन है वो कोलोइड से रिलेटेड ही है, ठीक है. ये ब्लू कलर हमारी आंखों में आता है और हमें स्काई जो है वो ब्लू दिखता है. दूसरा जो रीज़न है वो है फॉग का, मिस्ट का और रेन का, ठीक है. फॉग, मिस्ट एंड रेन. तो समझना, ठीक है, कि फॉग कैसे बनता है. तो जब हम लार्ज मास ऑफ एयर को, जिसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जब हम लार्ज मास ऑफ एयर को, एयर कंटेनिंग डस्ट पार्टिकल्स, जब लार्ज मास ऑफ एयर कंटेनिंग डस्ट पार्टिकल्स को ड्यू पॉइंट पे कूल किया जाता है, ड्यू पॉइंट पे कूल किया जाता है, तब क्या होता है? जो मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर वो कंडेंस हो जाता है डस्ट के ऊपर, कंडेंस हो जाता है डस्ट के ऊपर और वो फाइन ड्रॉपलेट के फॉर्म में फ्लोट करता रहता है. फाइन ड्रॉपलेट के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में फ्लोट करता रहता है. समझना, जब बहुत ज़्यादा एयर की क्वांटिटी को, जिसके अंदर डस्ट भी है, ड्यू पॉइंट जितने टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे कूल किया जाता है, तब जो मॉइस्चर होता है वो क्या करता है? इस डस्ट पार्टिकल्स के ऊपर कंडेंस हो जाता है. कंडेंस होने के बाद वो ड्रॉपलेट बनाता है. ये ड्रॉपलेट कोलोइडल होने की वजह से क्या होता है? फॉग के फॉर्म में यहाँ पर हमको दिखाई देते हैं. इसी को ही हम फॉग बोलते हैं, ठीक है. ये फॉग क्या करता है? एटमॉस्फेयर में फ्लोट होता रहता है और विजिबिलिटी को कम कर देता है, ठीक है. अच्छा, बिकॉज ऑफ, सेकेंड जो है वो है रेन का रीजन. बिकॉज ऑफ कंडेंसेशन ऑफ दिस ड्रॉपलेट्स, बिकॉज ऑफ कंडेंसेशन ऑफ, बिकॉज ऑफ कंडेंसेशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स. तो कंडेंसेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स की वजह से अपर एटमॉस्फेयर में, ठीक है, कंडेंसेशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स इन अपर एटमॉस्फेयर. अपर एटमॉस्फेयर में जो वाटर ड्रॉपलेट्स है उसका कंडेंसेशन होने की वजह से ही रेन जो है वो आता है, ठीक है. ये ड्रॉपलेट्स बड़े होते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं और अल्टीमेटली फॉल ऑफ होते हैं रेन के फॉर्म में. इसके बाद कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि जब दो ऑपोजिटली चार्ज्ड
क्लाउड्स मीट करते हैं तब भी रेन होता है कोएजुलेशन होने की वजह से, बराबर। जब दो अपोजिटली चार्ज क्लाउड्स एक दूसरे को मीट करते हैं तब रेन होता है। इस चीज़ को आर्टिफिशियल रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, बराबर। कैसे? यहाँ पर जो चार्ज का क्लाउड के ऊपर जो चार्ज होगा ना, इससे ऑपोजिट चार्ज की सैंड जो है वो प्लेन की मदद से क्लाउड के ऊपर स्प्रे की जाती है। तो इससे क्या होता है, वहाँ पर उस रीजन के अंदर आर्टिफिशियल रेन जैसी चीज़ जो है वो देखने को मिलती है। उसके बाद है देयर इज़ फूड आर्टिकल्स। ठीक है, आप जो डे टू डे लाइफ में फूड आर्टिकल्स यूज़ करते हो वो कोलोइडल नेचर के होते हैं। बटर हो गया, हलवा हो गया, ठीक है, ये सब के सब जो है वो कोलोइडल पार्टिकल्स हैं। तो थर्ड जो है वो हमारा फूड आर्टिकल्स के फॉर्म में है। फूड आर्टिकल्स, तो फूड आर्टिकल्स कोलोइडल कैसे हैं? तो अगर हम बात करें तो मिल्क, आइसक्रीम, मिल्क हो गया, आइसक्रीम हो गया, उसके बाद यू हैव गॉट हलवा, बराबर, फिर फ्रूट जूसेस, ये सब के सब कोलोइड्स हैं। उसके बाद फ्रूट जूसेस दे ऑल आर कोलोइड्स, दे आर कोलोइडल इन नेचर। वो कैसे होते हैं? कोलोइडल होते हैं अपने नेचर में। वो क्या होता है? अपने नेचर से कोलोइडल होते हैं। उसके बाद आता है ब्लड, बराबर, ब्लड। आपको पता है कि जो ब्लड है वो एल्ब्यूमिनोइड सब्सटेंस से बना होता है, ब्लड। तो ब्लड जो है वो एल्ब्यूमिनोइड सब्सटेंस से बना हुआ होता है, मतलब प्रोटीन जैसे। एल्ब्यूमिनोइड सब्सटेंस से बना हुआ होता है, मतलब कि एक टाइप का प्रोटीन से बना हुआ होता है, ठीक है, एक टाइप का प्रोटीन। अब ब्लड के अंदर जब हम FeCl3, ठीक है, ब्लड के अंदर जब हम FeCl3 या तो एलम ऐड करते हैं तब स्टाइप्टिक एक्शन देखने को मिलता है। तब क्या देखने को मिलता है? स्टाइप्टिक एक्शन। स्टाइप्टिक एक्शन का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर स्वेलिंग जैसा हो जाएगा। जब भी खून निकलेगा ना, तब यहाँ पर स्टाइप्टिक एक्शन की वजह से क्या होता है, ब्लड उस रीजन में क्लोट हो जाता है, स्वेलिंग जैसा हो जाता है, बराबर। इसका रीज़न जो है वो ब्लड क्लॉटिंग का है। क्यों ब्लड क्लॉटिंग होता है? तो यहाँ पर जो FeCl3 या तो एलम है वो इस एल्ब्यूमिनोइड सब्सटेंस के साथ क्लॉटिंग करते हैं। क्लॉटिंग क्यों कर पाते हैं? क्योंकि वो यहाँ पर एक्सक्यूज मी, यहाँ पर FeCl3 या तो एलम जो है ना, वो यहाँ पर जो ब्लड के अंदर एल्ब्यूमिनोइड सब्सटेंस प्रेजेंट है उसको कोएजुलेट कर देता है। कोएजुलेट करने से क्या होता है, उस रीजन के अंदर स्टाइप्टिक एक्शन देखने को मिलता है, या तो ब्लड का क्लॉटिंग हो जाता है। आपने देखा होगा कि जहाँ पर भी घाव निकला है ना, वहाँ पर क्या होता है, अगर हम एलम मतलब कि फिटकरी को घिस देना तो वहाँ पर खून निकलना बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये फिटकरी क्या करती है, ब्लड के जो एल्ब्यूमिनोइड सब्सटेंस होते हैं उसके साथ कोएजुलेशन करके वहाँ पर स्टाइप्शन क्रिएट करती है, बराबर। मतलब कि वहाँ पर क्या बोलते हैं, ब्लीडिंग जो है उसको स्टॉप करवा देती है ब्लड क्लॉटिंग करके, बराबर। ब्लीडिंग जो है उसको स्टॉप करवा देती है ब्लड क्लॉटिंग करके। नेक्स्ट जो है इट इज फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा, ठीक है, ये जियोग्राफिकल कंसेप्ट है। इसके पीछे भी कोलोइडल पार्टिकल्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। चलिए देखते हैं। जो फिफ्थ है फोर्थ जो है इट इज फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। अब समझना, जो रिवर वाटर होता है वो कोलोइडल सॉल्यूशन है। जो रिवर वाटर है वो है कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ डस्ट। कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ डस्ट इन वाटर, वो डस्ट का वाटर के अंदर कोलोइडल सॉल्यूशन है। अच्छा, जो सी वाटर है, सी वाटर वो है लार्ज क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। उसके अंदर यू हैव गॉट लार्ज क्वांटिटी ऑफ
इलेक्ट्रोलाइट्स, इसके अंदर लार्ज क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। तो जब रिवर वाटर सी वाटर को मिलता है तब ये सी वाटर के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट हैं वो इस रिवर वाटर को कोएजुलेट कर देते हैं, वो इस रिवर वाटर को कोएजुलेट कर लेते हैं बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। तो कोएजुलेट करने से क्या होता है, लार्ज डिपोजिशन ऑफ सैंड, उस रीजन के अंदर क्ले का या तो सैंड का लार्ज डिपोजिशन हो जाता है। इस लार्ज डिपोजिशन को हम किस नाम से जानते हैं, डेल्टा। ठीक है, रिवर जो है वो जहाँ पर सी को मिलती है ना वहाँ पर डेल्टा बन जाता है। तो इस डेल्टा के पीछे भी कोएजुलेशन या कोलोइडल पार्टिकल्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्लियर हो रहा है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं, विच इज इंफॉर्मेशन अबाउट एप्लीकेशंस ऑफ कोलोइड्स। अब हमें देखना है कि कोलोइड्स हमारी डे टू डे लाइफ में कहाँ पर काम में आते हैं, कहाँ पर एप्लीकेशन होती है इनकी। क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 जो है वो है एप्लीकेशन ऑफ कोलोइड्स, एप्लीकेशन ऑफ कोलोइड्स। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो है वो आपके कॉट्रेल स्मोक प्रेसिपिटेटर के अंदर होता है। ठीक है, चलिए पहले तो समझ लेते हैं कि कॉट्रेल स्मोक प्रेसिपिटेटर कहाँ पे काम में आता है। तो वो है इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मोक। ठीक है, पहला जो एप्लीकेशन है वो है इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मोक। स्मोक का जो इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन होता है वो कोलोइडल पार्टिकल्स के एप्लीकेशन से ही होता है। तो देखो सबसे पहले तो समझो कि जो स्मोक है, स्मोक वो कोलोइडल सॉल्यूशन है। स्मोक जो है वो कोलोइडल सॉल्यूशन है। किसका? कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ कार्बन पार्टिकल्स। कोलोइडल सॉल्यूशन है किसका? कार्बन या तो आर्सेनिक कंपाउंड्स का। ठीक है, कार्बन का प्लस आर्सेनिक कंपाउंड्स का, आर्सेनिक कंपाउंड्स का इन एयर। ठीक है, जो आपका स्मोक है वो कोलोइडल सॉल्यूशन है कार्बन का और आर्सेनिक कंपाउंड का एयर के अंदर। ठीक है, तो ये जो स्मोक है ना उसको द स्मोक इज पास्ड थ्रू चिमनी, स्मोक इज पास्ड थ्रू चिमनी, थ्रू चिमनी before it comes out in atmosphere, before it goes in atmosphere। इसको एक चिमनी में से पास किया जाता है, एटमॉस्फेयर में ये एंटर हो ना उसके पहले। इस चिमनी के अंदर क्या होता है, ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स प्रेजेंट होते हैं। जो कोलोइडल पार्टिकल्स हैं वो ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड के ऊपर चले जाते हैं और उनके ऊपर का चार्ज जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। चलो फिगर की मदद से इसको समझने का ट्राई करते हैं। ठीक है, इस प्रेसिपिटेटर को कोट्रेल प्रेसिपिटेटर बोला जाता है। ठीक है, इसका दूसरा नाम जो है वो कोट्रेल स्मोक प्रेसिपिटेटर है। ठीक है, फिगर की मदद से कोट्रेल स्मोक प्रेसिपिटेटर को समझने का ट्राई करते हैं। यहां पर हम एक्चुअली चिमनी ड्रॉ कर रहे हैं जिसके अंदर से हमारा कोलोइडल पार्टिकल जो है वो पास होने वाला है। ठीक है, ठीक है, इस तरीके का हमारे पास चिमनी है। ठीक है, यहाँ से जो स्मोक है वो एंटर होता है और यहाँ से जो है वो आउट होता है। ठीक है, यहाँ से स्मोक जो है वो आउट होता है। यहाँ पर इन बिटवीन हम लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगाते हैं। ठीक है, हम इसको क्या करते हैं, हाई वोल्टेज के साथ जोड़ देते हैं।
यहाँ पर यू हैव गॉट हाई वोल्टेज, कितना, अराउंड 3000 वोल्ट्स, ठीक है, हाई वोल्टेज 30,000 वोल्ट्स, नॉट 3000, 30,000 वोल्ट्स या तो उससे ज़्यादा का वोल्टेज हम यहाँ पर लगा देते हैं। तो देखना होता क्या है, स्मोक जो है ना वो आपका यहाँ से एंटर होता है। चलिए इसको थोड़ा सा नीचे दिखा देते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपका जो स्मोक है वो एंटर होता है, यहाँ से आपका स्मोक जो है वो एंटर होता है। स्मोक एंटर होके क्या होगा, यहाँ पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के आसपास इस तरीके से अट्रैक्ट होगा। सपोज कि जो स्मोक है वो आपका पॉजिटिवली चार्ज है और आपने यहाँ पर नेगेटिव चार्ज लगाया है, तो यहाँ पर वो अट्रैक्ट होगा और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो क्या होगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। न्यूट्रलाइज होकर के यहाँ पर ऐश के फॉर्म में डिपॉजिट होगा, ठीक है। यहाँ पर वो ऐश के फॉर्म में डिपॉजिट होगा, राख के फॉर्म में, ठीक है। दिस इज योर डिपॉजिटेड ऐश, इसको हम क्या बोलते हैं, डिपॉजिटेड ऐश। यहाँ पर वो राख के फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएगा और यहाँ पर जो आपको गैस मिलेगी, यहाँ पर गैसेस जो मिलेंगी दैट आर फ्री फ्रॉम कार्बन, यहाँ पर आपको जो गैस मिलेगी वो कार्बन और दूसरे आर्सेनिक के कंपाउंड से फ्री होगी। इसका जो नाम है वो है कोट्रेल स्मोक प्रेसिपिटेटर, याद रखना, कोट्रेल स्मोक प्रेसिपिटेटर, इसको हम कोट्रेल स्मोक प्रेसिपिटेटर के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये जो है वो एयर के क्लीनिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। दूसरा जो एप्लीकेशन है दैट इज प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। जो सेकेंड एप्लीकेशन है दैट इज प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। Second important application is purification of drinking water। तो आपको पता है कि ड्रिंकिंग वाटर के अंदर कभी कभी सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज होती है, सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज, ठीक है। ड्रिंकिंग वाटर के अंदर सस्पेंडेड मतलब लटकती हुई इम्प्योरिटीज होती है। लटकती हुई का मतलब है यहाँ पर वो जो है वो बहुत ही स्मॉल होती है, आई से विजिबल नहीं होती है। इसको फिल्टर भी नहीं कर सकते क्योंकि वो ये फिल्टर में से पास आउट हो जाती है इजीली, ठीक है। तो ऐसी सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ को कोएजुलेट करने के लिए इसके अंदर एलम डाला जाता है। एलम आपको पता है, फिट करिए, पोटाश एलम, ठीक है। इसके अंदर पोटाश एलम ऐड किया जाता है। पोटाश एलम क्या करता है, इसको कोएजुलेट कर लेता है, ठीक है। ये जो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज है ना उसको पोटाश एलम कोएजुलेट कर लेता है और जो वाटर है वो फिट फॉर ड्रिंकिंग होता है। फिर हम उसको फिल्टर कर लेते हैं और ऐसा जो वाटर है दैट इज फिट फॉर ड्रिंकिंग, ऐसा जो पानी है उसको हम बहुत ही ज़्यादा प्योर वे में पी सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है दैट इज अबाउट मेडिसिन्स, ठीक है। अब आपको पता है कि मोस्ट ऑफ द मेडिसिन जो होती हैं वो कोलोइडल नेचर की होती है, ठीक है, मेडिसिन्स। थर्ड एप्लीकेशन इज मेडिसिन्स। जो मोस्ट ऑफ द मेडिसिन्स हैं वो कोलोइडल नेचर की होती हैं। मोस्ट ऑफ मेडिसिन्स जो है वो कोलोइडल नेचर की होती हैं। क्यों? क्योंकि कोलोइडल पार्टिकल्स का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है बिकॉज ऑफ हाई सरफेस एरिया, बिकॉज ऑफ हाई सरफेस एरिया। ये सरफेस एरिया इनका बहुत ही ज़्यादा होता है, इसीलिए बहुत ही ज़्यादा ये इफ़ेक्टिव भी होती है, बराबर। जैसे आर्गीरोल जो है वो एक ऐसा एग्जाम्पल है, बराबर। एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल जो है वो है आर्गीरोल। आर्गीरोल जो है वो कोलोइडल सिल्वर सॉल्यूशन है, कोलोइडल
सिल्वर सॉल्यूशन है, ये कोलोइडल सिल्वर सॉल्यूशन है और ये आई लोशन के फॉर्म में काम में आता है। आई ड्रॉप्स नहीं है, आई लोशन के फॉर्म में काम में आता है। जो आर्गिरोल है वो कोलोइडल सिल्वर सॉल्यूशन है और वो आपका आई लोशन के फॉर्म में काम में आता है। जो दूसरा इसका एग्जाम्पल है वो है कोलोइडल एंटीमनी, कोलोइडल एंटीमनी SB। कोलोइडल एंटीमनी जो है वो आपका कालाजार को ट्रीट करने के काम में आता है। कालाजार, अब आप पूछोगे सर कालाजार का मतलब क्या होता है, तो इसको हम ब्लैक फीवर भी बोलते हैं। ये एक्चुअली पैथोजेंस की मदद से होने वाला डिसीज है। इसके अंदर क्या होता है, बॉडी के अंदर फीवर आ जाता है और पूरे बॉडी में ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स पड़ जाते हैं। इसको कालाजार बोला जाता है। तो कालाजार को ट्रीट करने के लिए हम क्या करते हैं, कोलोइडल एंटीमनी को यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड है वो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के बारे में आप सभी लोगों को पता ही होगा। ये एक्चुअली मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, MgOH ट्वाइस, और ये स्टमक के डिसऑर्डर को ट्रीट करने के काम में आता है। स्टमक के डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के काम में आता है, खास करके एसिडिटी, क्योंकि ये खुद में एंटा एसिड है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है MgOH ट्वाइस वो स्टमक के डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के काम में आता है, या तो एसिडिटी को ट्रीट करने के काम में आता है। ठीक है, चौथा जो है दैट इज टैनिंग। ठीक है, टैनिंग। अब ये सन टैनिंग नहीं है, दिस इज अ डिफरेंट थिंग। टैनिंग, इसका दूसरा नाम हार्डनिंग ऑफ लेदर है। बराबर, चलिए समझते हैं कि टैनिंग के अंदर क्या होता है। तो देखो, एनिमल के जो हाइड्स होते हैं ना वो कोलोइडल नेचर के होते हैं। अब आपको पहला ही क्वेश्चन आएगा, सर एनिमल्स का हाइड मतलब, तो देखो जो बड़े एनिमल्स होते हैं ना, जैसे काऊ हो गया या बफेलो हो गया या हॉर्स हो गया, उनकी स्किन को हाइड बोला जाता है। उनकी स्किन को क्या बोला जाता है, हाइड। और जो छोटे एनिमल्स होता है उनको स्किन बोला जाता है। तो जो एनिमल हाइड्स होती हैं वो कोलोइडल नेचर की होती हैं, वो कोलोइडल नेचर की ऊपर होती है। अब कोलोइडल नेचर की है तो इसका मतलब साफ है कि इसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज भी होगा। तो जो एनिमल्स हाइड होती हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होती हैं, पॉजिटिवली चार्ज कोलोइड्स होती हैं। बराबर, अब इसके ऊपर का जो पॉजिटिव चार्ज है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इनको सोक्ड किया जाता है टैनिन के अंदर। इसको सोक्ड किया जाता है टैनिन के अंदर। टैनिन जो है वो आपका नेगेटिवली चार्ज्ड सोल है। ठीक है, वो आपका नेगेटिवली चार्ज सोल है। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर आप पॉजिटिवली चार्ज हाइड्स को नेगेटिवली चार्ज टैनिन के अंदर सोक करते हो तो यहाँ पर आपका म्यूचुअल कोएजुलेशन हो जाता है। म्यूचुअल कोएजुलेशन, इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने म्यूचुअल कोएजुलेशन देखा था कि भाई दो अपोजिटली चार्ज सोल्स को अगर आप मिक्स करोगे तो क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और इसको म्यूचुअल कोएजुलेशन बोला जाता है। ऐसा म्यूचुअल कोएजुलेशन होने पर क्या होता है, हार्डनिंग ऑफ एनिमल हाइड्स होता है। ठीक है, या लेदर होता है। हार्डनिंग ऑफ हाइड्स होता है या हार्डनिंग ऑफ लेदर होता है। बराबर, इससे जो लेदर है, इनका जो स्किन है वो हार्डन अप हो जाता है। इस प्रोसेस का नाम है टैनिंग और हार्डनिंग ऑफ लेदर। तो इसके पीछे भी कोलोइडल फिनोमिनन ही रिस्पॉन्सिबल होती है। याद रखो, टैनिन के फॉर्म में आप क्रोमियम के सॉल्ट्स को यूज़ कर सकते हो। टैनिन के फॉर्म में आप क्रोमियम के सॉल्ट्स को यूज़ कर सकते हो। क्रोमियम जो होता है उसके सॉल्ट्स टैनिन के फॉर्म में यूज़ होते हैं। जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो है आपके क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप्स के अंदर। बराबर, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है तो उसको हम देखने वाले नहीं है। डायरेक्ट सिक्स्थ एप्लीकेशन के ऊपर आ जाते हैं। क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप मैंने आपको माइसेल के अंदर पढ़ा दिया है। सिक्स्थ एप्लीकेशन जो है वो है फोटोग्राफिक प्लेट्स एंड फिल्म्स। फोटोग्राफिक प्लेट्स एंड फिल्म्स, प्लेट्स एंड फिल्म। तो सबसे पहले देख लीजिए कि फोटोग्राफिक प्लेट जो है वो बनता कैसे है।
तो फोटोग्राफिक प्लेट बनाने के लिए आप क्या करते हो, फोटो सेंसिटिव या लाइट सेंसिटिव मटेरियल को, लाइट सेंसिटिव मटेरियल जैसे कि सिल्वर ब्रोमाइड, लाइट सेंसिटिव मटेरियल जैसे कि सिल्वर ब्रोमाइड और जिलेटिन को, ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड और जिलेटिन को आप ग्लास फिल्म के ऊपर और सेल्यूलॉइड की फिल्म के ऊपर कोएजुलेट करवाते हो, ठीक है, कोएजुलेट करवाते हो, बराबर, इसको कोट करवाते हो या कोएजुलेट करवाते हो। तो होता क्या है, ये जो लाइट सेंसिटिव मटेरियल और जिलेटिन है वो इस ग्लास फिल्म के ऊपर कोट हो जाता है। उसके बाद जब इसके ऊपर लाइट पड़ती है तब ये इमेज बना लेता है, जिसको फोटोग्राफिक एक्शन बोला जाता है, बराबर। तो इस तरीके की फोटोग्राफिक प्लेट्स या तो फिल्म बनाने के लिए भी कोएजुलेशन के प्रिंसिपल का यूज होता है। इसके ऊपर इन दोनों का कोएजुलेशन करवाया जाता है जिससे ये कोट हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद 7th एप्लीकेशन जो है वो रबर इंडस्ट्री के अंदर है। 7th एप्लीकेशन जो है वो रबर इंडस्ट्री के अंदर है। आपको पता है कि रबर जो है वो हमें रबर लेटेक्स के फॉर्म में मिलता है, रबर इंडस्ट्री का एप्लीकेशन, ठीक है। तो रबर जो है इट इज ऑब्टेन्ड, रबर जो है वो ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ लेटेक्स, ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ लेटेक्स। वो जब ट्रीज होती है ना, रबर की ट्रीज होती है, उसको कट किया जाता है, बराबर, और उसमें से जो व्हाइट कलर का मिल्की सब्सटेंस मिलता है वो रबर लेटेक्स है। ये जो रबर लेटेक्स है ये नेगेटिवली चार्ज कोलोइडल सॉल्यूशन है, ये नेगेटिवली चार्ज्ड कोलोइडल सॉल्यूशन है। इसका आप कोएजुलेशन करते हो बाय एडिशन ऑफ सम पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट और फिर वो रबर का फॉर्म ले लेता है। तो रबर इंडस्ट्री के कोएजुलेशन ऑफ लेटेक्स के लिए, रबर इंडस्ट्री के अंदर कोएजुलेशन ऑफ लेटेक्स के लिए भी आप कोलोइडल सॉल्यूशन का यूज करते हो। ये जो कोलोइडल सॉल्यूशन हम यूज करते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, इसीलिए ही वो नेगेटिवली चार्ज कोलोइडल सॉल्यूशन को कोएजुलेट कर पाता है। लास्ट जो है एप्लीकेशन वो है 8th नंबर की एप्लीकेशन, इट इज यूज्ड इन इंडस्ट्रीज, ठीक है, समझना, इंडस्ट्रीज। तो बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स समझना, कौन कौन से, तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जैसे कि पेंट्स, ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जैसे कि पेंट्स हैं, फिर ग्रेफाइट ग्रीस है, पेंट्स है, ग्रेफाइट ग्रीस है, बराबर। उसके बाद प्लास्टिक्स है, ठीक है, उसके बाद प्लास्टिक्स है, इसके बाद सीमेंट है, ठीक है। तो पेंट्स, ग्रीस, प्लास्टिक, सीमेंट, ये सब के सब जो हैं वो कोलोइडल सॉल्यूशन ही होते हैं, वो कोलोइडल सॉल्यूशन भी होते हैं। तो ये सब के सब जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं वो भी बिकॉज ऑफ कोलोइड्स ही हमको मिलते हैं, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन के साथ हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीटली पूरा होता है। इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज है वो सब के सब रिपीटिंग ही है, हमने जो पढ़ा है उसका ही, बराबर। तो इसके अंदर से मैं कुछ भी चीज़ों को डिस्कस करने वाला नहीं हूँ। अगर आपको उस क्वेश्चन को पढ़ते हुए कोई डाउट लगे तो जो हम जूम मीटिंग रखते हैं उस दौरान आप मुझे पूछ सकते हो, मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। तब तक के लिए सभी वीडियोस को अच्छी तरीके से देख करके समझ लीजिएगा। कोई भी डाउट लगे तो जो हम जूम मीटिंग अरेंज करते हैं तब आप मुझे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। वन मोर रिक्वेस्ट टू यू इज़, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ क्लासेस के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इससे हमें बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी और भी अच्छा कंटेंट बनाने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय।